नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द सेंट्रल व्यू। इस वक्त देश में एक अजीब और बेहद तनावपूर्ण राजनीतिक हालात बने हुए हैं। हर सुबह जब देश जागता है तो विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष का एक नया चक्रव्यूह, एक नया नैरेटिव या एक नया कथित षड्यंत्र देखने को मिलता है। देश के भीतर राजनीतिक अनरेस्ट, गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि लोग आज मुख्य धारा की मीडिया को छोड़कर स्वतंत्र पत्रकारों, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और डिजिटल मंचों को करोड़ों की तादाद में फॉलो कर रहे हैं ताकि उन्हें सच पता चल सके। एक तरफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर विपक्ष के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थाओं पर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं जो लोकतंत्र की नींव को हिला दे। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक साफ शब्दों में कह दिया है कि देश में इस वक्त एक अघोषित और क्रूर आपातकाल चल रहा है, जिसका इकलौता मकसद है विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर देना, यानी कि विपक्ष मुक्त संसद का निर्माण सत्ता द्वारा। और इसकी सबसे ताजा और सनसनीखेज वानगी देखने को मिली है इसी हफ्ते राज्यसभा के नामांकनों में। एक तरफ कल झारखंड में बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदीप बैठानी के नामांकन में तकनीकी खामियां होने के बावजूद प्रशासन की मेहरबानी से उनका नामांकन मंजूर कर लिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म को एक मामूली तकनीकी आधार पर बिना अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिए खारिज कर दिया जाता है। यानी कि नियम 2 है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग। तो क्या वाकई देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के इशारे पर नाच रही हैं, या फिर इस खेल के पीछे खुद विपक्ष के भीतर की ही कोई बहुत बड़ी कमजोरी या फिर भीतरघात है? आज ये सवाल उठाना इसलिए भी लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म किसी गंभीर आपराधिक मामले में नहीं, बल्कि तेलंगाना की एक कोर्ट में प्रकरण संख्या SR नंबर 4472/2025 के तहत लंबित एक मामूली सिविल नोटिस की जानकारी न देने पर खारिज किया गया। सवाल यह है कि जब कांग्रेस के पास देश के सबसे महंगे और दिग्गज वकीलों की फौज है, तो ये लीगल सेल हमेशा चिड़िया चुग गई खेत होने के बाद, यानी सिर्फ पोस्टमार्टम करने ही क्यों आती है? क्या नामांकन से पहले फॉर्म को रीचेक करना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है? लेकिन कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है। कड़ियों को अगर आप जोड़े तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक और बहुत बड़ी राजनीतिक, हम कह सकते हैं, हलचल चल रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी के कांग्रेस में विलय की जोरदार अटकलें। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सच ये है कि बंगाल में टीएमसी इस वक्त अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से जूझ रही है। उसके दर्जनों विधायक बगावत पर उतर आए हैं और सुष्मिता देव जैसे सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय दल अब ये समझ चुके हैं कि केंद्रीय एजेंसीज जो है और बीजेपी की जो विशाल मशीनरी है, उसके आगे अकेले उनका वजूद अब खतरे में है। माफ कीजिएगा, लेकिन सवाल ये है कि जो बंगाल कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ता पिछले कई सालों से जमीन पर एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं, जहां पंचायत चुनावों से लेकर लोकसभा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगता रहा है, तो ऐसे में क्या शीर्ष नेतृत्व का ये सर्वाइवल गेम जमीनी कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे, या फिर ये गठबंधन बनने से पहले ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? लेकिन इन सबसे परे, सबसे कड़वा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश में चल क्या रहा है? इतने दिनों से देश की जनता ये सब कुछ देख भी रही है और सुन भी रही है। राजनीति में कहते हैं कि चोरी चाहे कितनी भी शातिर हो, सबूत तो हर बार छूटते ही और पकड़े भी जाते हैं। जैसा संसद के भीतर राहुल गांधी ने देश के सामने प्रामाणिक सबूत रखे और कुछ निष्पक्ष डिजिटल मीडिया संस्थानों ने भी उन्हें बेनकाब किया, लेकिन इसके बावजूद
नतीजा हमेशा वही ढाक के 3 पात क्यों रहता है? क्या कमी जनता के जागने में है या फिर विपक्ष की पूरी स्ट्रैटेजी और राजनीतिक बिसात में ही कोई बुनियादी खोट है? जब विपक्ष को अच्छी तरह पता है कि सामने वाली मशीनरी सबूतों को भी दबा देने की ताकत रखती है, तो फिर ऐसे में उनकी रणनीति सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ट्विटर पर ट्वीट करने और कागज दिखाने तक ही क्यों सिमट कर रह जाती है? विपक्ष जमीन पर वो अंतिम प्रहार क्यों नहीं कर पा रहा जो इस चक्रव्यूह को भेद सके? क्या विपक्ष वाकई सिर्फ एक लाचार पीड़ित विक्टिम बनकर रह गया है? सवाल ये भी है कि अगर विपक्ष हर बार सबूत हाथ में होने के बावजूद जमीन पर मात खा रहा है, तो फिर सवाल सिर्फ अंपायर की नीयत पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों की अपनी रणनीति पर भी खड़े होते हैं। चुनाव आयोग या फिर भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ने से पहले विपक्ष को अपने इस सांगठनिक भीतरघात और लाचारी का इलाज भी ढूंढना होगा, वरना 2029 के इस महाचक्रव्यूह में वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही वॉकओवर देती रहेगी। इस पूरी बहस और देश के इन बदलते हालातों पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश के इस असली सच को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए द सेंट्रल व्यू। नमस्कार।